हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग स्टेनोग्राफर का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर हुआ था 2023 में और डेट थी 12 अगस्त। अभी हम लोग 12 अगस्त को पार नहीं कर पाए हैं। 12 अगस्त को 3 सेट में पेपर हुआ था, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में। तो जिसमें अभी हम लोग आफ्टरनून शिफ्ट का काम कर रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का हम लोगों ने 2 वीडियो में ख़त्म कर लिया था। आफ्टरनून वाले में हमने कहा था 3 वीडियो करेंगे, जिसमें से कि 2 सेट नहीं 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 35 एंड 36 से लेकर के 65 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हमें करना था क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक, और ये है आज पार्ट 3, ठीक है। और ये सेकेंड शिफ्ट का ही है तीसरा पार्ट। इसके बाद 12 अगस्त का 3rd शिफ्ट हम लोग करेंगे, उसमें भी 3 पार्ट करेंगे, फिर 13th में चलेंगे, ठीक है। तो एक हफ्ते में शायद 2 शिफ्ट ख़त्म हो पाएगी। अगले हफ्ते तक में आई थिंक कि हो जाएगा काम हम लोगों का स्टेनोग्राफर वाला। अच्छा, जिन लोगों ने को 2022 वाला करना है उनका ऑलरेडी हम सारा का सारा करा के रखे हुए हैं। वो लोग इसी प्लेलिस्ट में जिसमें ये पढ़ रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट में 2022 वाले भी हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। पीडीएफ सबके साथ अटैच्ड है। इसका भी पीडीएफ का लिंक वही वाला है, परसों वाला, आज नया नहीं है, क्योंकि परसों वाले में हमने 100 के 100 क्वेश्चन डाल दिए थे। चलिए, तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, एक ही दिन में कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कौन कौन से सही हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का क्या होगा तो ये है क्लोज टेस्ट। बेटा, क्लोज टेस्ट का मतलब हुआ कि एक पैराग्राफ में 5 खाली जगह हैं, उनकी जगह पे भरना है। देखो क्या भरोगे। और चूंकि थोड़ा बड़ा पैसेज था तो मैंने इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया है। आपको थोड़ी दिक्कत होगी पढ़ने में, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कि नहीं पढ़ पाओगे। स्टार्ट करते हैं। भरने के पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है, अ डैश इज अ टाइप ऑफ अटैक इन विच एन अटैकर अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस टू यूजर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय पॉजिंग अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। तो ये साइबर अटैक की बात हो रही है। इसके पहले वाले में जो हम लोगों ने मॉर्निंग शिफ्ट का सेकेंड वाला पार्ट किया था, उसमें एक बड़ा लंबा सा पैसेज था जिसमें साइबर क्राइम की बात हुई थी। साइबर क्राइम में उसमें क्या था, रैंसमवेयर का अटैक था, पिसिंग थी, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट था, कई तरह के थे। उसी में से एक आज भी दे दिया इन्होंने पैसेज में, लेकिन ये क्लोज टेस्ट में है। चलिए, इन्होंने कहा कि डैश, इन्होंने बताया एक तरह का जो साइबर अटैक होता है वो किस साइबर अटैक की बात कर रहे हैं, जिसमें जो अटैकर है वो अटेम्प्ट करता है यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पाने का। कैसे? एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी एंटिटी आपके सामने पेश करेगा। जैसे कहेगा कि हम आपकी बैंक से बोल रहे हैं, जैसे कहेगा कि हम एटीएम केयर सेंटर से बोल रहे हैं, इस तरह का होता है। अब इसमें आगे देखो क्या लिखा। अभी हमें खुलासा नहीं हुआ कि किस अटैक के बारे में कह रहे हैं। यहाँ लिखा इन्होंने पिसिंग अटैक। तो ये जो पिसिंग अटैक यहाँ कहा, यही बता रहे हैं ना, अ टाइप ऑफ अटैक। तो ये जो टाइप ऑफ अटैक है कौन सा है, ये पिसिंग अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे उठा के कर दीजिए आप पिसिंग अटैक। आई थिंक यही होगा, पक्का। देखो यहाँ पर अगेन लिखा ना, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पिसिंग अटैक्स। यहाँ उसी पिसिंग अटैक के अगेंस्ट आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। यहाँ देखो क्या, एंटी पिसिंग अटैक सॉफ्टवेयर आपको डलवाना है। विक्टिम टू अ पिसिंग अटैक, जो पिसिंग अटैक का विक्टिम होता है। तो पूरे पैराग्राफ में पिसिंग अटैक ही है। तो ये वाला जो पहला वाला है ये भी पिसिंग अटैक ही है। एक फिलर तो कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ, वहाँ से कुछ नहीं पता चला। नीचे जब हम पैराग्राफ में आगे बढ़े तो हमको सबके सब मिल गए। चलिए, ये वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिसिंग अटैक कैन टेक एनी फॉर्म, मेनी फॉर्म। पिसिंग अटैक जो होता है कोई भी फॉर्म का हो सकता है, जिसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग ईमेल हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, फ़ोन कॉल हो सकता है, इस तरह का कोई स्कैम हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पिसिंग अटैक, जो पिसिंग अटैक है इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी डैश ऑफ द वार्निंग साइंस। ठीक है, तो आपको क्या होना है, डैश ऑफ वार्निंग साइन। जो वार्निंग साइन होते हैं, जो चेतावनी वाले वो होते हैं, साइन होते हैं, संकेत होते हैं, उनसे आपको डैश होना पड़ेगा। डैश होने का मतलब यहाँ कुछ अवेयर ऑफ जैसा कुछ वर्ड लगेगा। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जो भी वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे उसके बाद ऑफ लगना चाहिए। तो अवेयर के बाद ऑफ लगता है, मुझे लगता है बड़ा ठीक कि यहाँ अगर अवेयर मिल गया हमको
तो हम वही ऑप्शन लगा देंगे, अवेयर ऑफ, वार्निंग साइंस से हमको सतर्क होना चाहिए। आगे जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है मत दो, आधार कार्ड का नंबर मांग रहा है मत दो, एटीएम कार्ड का नंबर मांग रहा है मत दो, ठीक है, या सस्पिशियस लिंक कोई हो तो उसको आप मत क्लिक करो। दूसरी स्ट्रेटजीज इंक्लूड, उसमें क्या आती है, यूजिंग एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर, आप एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में यूज़ करिए। स्टेइंग अप टू डेट, आप क्या रखें, आप एकदम अप टू डेट रहिए, किससे, लेटेस्ट अपडेट, यहाँ क्या होगा, थर्ड नंबर पे अपडेट होगा, तो जो सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट अपडेट हैं उससे आप एकदम अप टू डेट रहिए, एक चीज़ ये हो गई। इफ़ यू सस्पेक्ट दैट यू हैव फॉलन विक्टिम टू अ फिशिंग अटैक, अगर आपको ये लगता है, आपको संदेह होता है कि आप किसी फिशिंग अटैक के विक्टिम हो गए हैं, शिकार हो गए हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक डैश एज सून एज पॉसिबल, तो आपको तुरंत एक्शन लेना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन, यहाँ पे आप एक्शन लीजिए जितनी जल्दी संभव हो सके। डिस्पाइट द रिस्क एसोसिएटेड विद फिशिंग मेनी पीपल कंटिन्यू टू फॉल प्रे टू दीज स्कैम्स, मतलब इसके बावजूद बहुत सारे लोग इस तरह के स्कैम के शिकार होते रहते हैं। अंडर स्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश एंड कॉशन व्हेन यूजिंग इंटरनेट, और ये बात हाईलाइट करती है कि आप सतर्क रहें व्हेन यूजिंग इंटरनेट, जब आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो तो आप कॉशन, और अब कॉशन यहाँ एंड लगा है ना, एंड लगा है तो कॉशन से ही मिलता जुलता, सतर्कता से ही मिलता जुलता कोई वर्ड यहाँ पे आना चाहिए जिसकी इम्पोर्टेंस हो रही है, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग गया कि ये किस तरह का पैराग्राफ है। चलिए, पहले में तो हमारा फिक्स ही है, ये फिशिंग अटैक की बात हो रही है, फिशिंग अटैक ही होगा, और दूसरे में ऑफ लगा है और सतर्क रहने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, आप लेटेस्ट डैश चीज़ से अपडेट रहिए। तीनों बातें आप ध्यान में रखिएगा, एक बार फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर तो फिशिंग अटैक फिक्स है, दूसरे में क्या होगा, आप इस वार्निंग साइंस से डैश रहें, मतलब सचेत रहें, और इसमें ऑफ आना चाहिए बाद में, और अपडेट रहें, एकदम लेटेस्ट किस चीज़ से एकदम आप अपडेट रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आपका ये फिलर। तो पहले वाले ब्लैंक में क्या था, फिशिंग ही था, वहाँ पे फायरवॉल स्पैम वायरस नहीं, फिशिंग अटैक की बात हो रही है, तो पहले में थर्ड वाला हुआ। दूसरे में इन्होंने कहा कि आप उनसे सचेत, वार्निंग से सचेत हैं, तो निग्लिजेंट, लापरवाह नहीं होगा, अवेयर ऑफ रहें, बिल्कुल इसी के साथ ऑफ लग पाएगा, तो ये लग गया। डाउटफुल रहें, बिल्कुल नहीं, इंडिफरेंट रहें, बिल्कुल नहीं, आप उससे बिल्कुल अवेयर रहें। तीसरे में इन्होंने कहा कि लेटेस्ट डैश से आप अपडेट रहें, तो लेटेस्ट बग से अपडेट रहेंगे नहीं, बग से अपडेट या वल्नरेबिलिटी से अपडेट या पैचेज से अपडेट नहीं रहना, बल्कि लेटेस्ट अपडेट्स से अपडेट रहें, जो आपका लेटेस्ट अपडेट हो रहा है सॉफ्टवेयर का, उससे आप अपडेट रहें, ठीक है, एकदम अप टू डेट। तो तीनों ये तो हमारा एक बार में भरा गया। अब आगे आते हैं चौथे और पांचवें के लिए, देखें क्या लग रहा है, ये लिखा है चौथा, अगर आप कभी फिशिंग अटैक के शिकार हो जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है टू टेक डैश एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप डैश लो, क्या लो, रिस्क लो, एडवांटेज लो, डिसएडवांटेज लो। आप खतरा लेंगे, बिल्कुल नहीं। एडवांटेज आपके ऊपर, आप फिशिंग अटैक के शिकार हैं तो आप फ़ायदा उठा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप उसका घाटा उठा पाएंगे, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या करेंगे, इसके लिए आप उपाय करेंगे। तो क्या होगा, टेक मेजर्स होगा, आप उपाय करिए इसके लिए, तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उपाय करिए। लास्ट वाले में क्या होगा, अब एक बार फिर आप देखिए लास्ट में है क्या, यहाँ पे दिया हुआ डैश एंड कॉशस। तो इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस किसका, डैश एंड कॉशस। कॉशन का मतलब क्या होता है, सतर्कता, तो सतर्कता से मिलता जुलता यहाँ पर क्या लगेगा, विजिलेंस और सतर्कता। हाँ, ये तो ठीक है, विजिलेंस ये भी होता है ना, सतर्कता, और वहाँ कॉशन लिखा हुआ है सतर्कता, तो 70 में तो ये विजिलेंस जो है वो कॉशन का साथी हो सकता है। सेप्टिसिज्म, संदेहवाद बिल्कुल नहीं होगा। क्यूरियसिटी, उत्सुकता बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्लिसेंसी मतलब शालीनता, और यहाँ कॉम्प्लिसेंसी, शालीनता की यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, डिसेंसी की। कॉशन के साथ में आप याद होगा आपको, यहाँ क्या था, कॉशन, कॉशन के पहले क्या लगा था, एंड, और इसके पहले आपको लगाना था, तो विजिलेंस एंड कॉशन ही तो हो सकता है, और क्या करोगे, ठीक है। आगे बढ़ें, ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, करते हैं अब अपना अगला वाला, ठीक है। तो देखिए अगले वाले में हम क्या लगा पा रहे हैं, पैसेज में आते हैं। देखिए ये पढ़े लिखा हुआ है कि अ मैन इज़ नॉट बैड डैश बर्थ,
कोई आदमी बाय बर्थ डैश नहीं होता, मतलब क्या हुआ, गुड या बैड जो भी होगा। तो अ मैन इज नॉट डैश बाय बर्थ होगा ना, जन्म से, तो कोई आदमी जन्म से बुरा नहीं होता, तो बाय बर्थ होगा, ये फिक्स हो गया, यही लगेगा बैड। बट सर्कमस्टेंसेज मेक हिम बैड, पर परिस्थितियां उसको बैड बना देती हैं। ही वॉज अ काइंड मैन एंड वॉन्टेड टू ज्वाइन अ डैश सर्कस, वो आदमी बड़ा दयालु था, किसी आदमी की बात कर रहे हैं, वो बड़ा काइंड मैन था और एक डैश सर्कस ज्वाइन करना चाहता। तो सर्कस मतलब जो मूविंग होता है एक जगह पे, सर्कस तो टिका रहता नहीं है, आज इस शहर में कल उस शहर में, ऐसे होते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रेवलिंग मूविंग ऐसा लगेगा। हिज एम्बिशन वॉज नॉट फुलफिल्ड, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। डैश हिज पेरेंट्स डिड नॉट एग्री, ठीक है ना, क्योंकि उसके पेरेंट्स एग्री नहीं हुए थे, ठीक है, उसके इसलिए उसके सपने पूरे नहीं हुए। तो क्या यहाँ क्या होगा, कारण होगा, क्योंकि के लिए क्या लगाओगे यहाँ पर, उसके इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि उसके पेरेंट्स एग्री नहीं हुए, तो यहाँ बिकॉज लगा दो। आगे लिखा कि ही हेल्ड हिज फैमिली एंड सोसाइटी डैश फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज ड्रीम्स, तो उसके सपनों का जो फ्रस्ट्रेशन था उसके लिए वो अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को क्या मानता है, जिम्मेदार। अब यहाँ फॉर किसके लिए लग सकता है, रिस्पॉन्सिबल के लिए लग सकता है, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल लगा लो आप। आगे लिखा है देयरफॉर ही बिकेम डैश विद एवरीवन, तो इसलिए वो हर आदमी के साथ डैश हो गया। तो हर आदमी के साथ क्या होगा, रूखा व्यवहार होगा, मतलब अजीब सा, चिड़चिड़ा, रूखा या बेमनस्य, दुश्मनी टाइप का रखेगा हर किसी से। चलिए तो हम आते हैं अगले वाले में अपने, एक हम लोग भर चुके हैं, बाय बर्थ होगा। दूसरे इस वाले फिलर के लिए चलो, वो मतलब काइंड मैन था और ज्वाइन करना चाहता था एक डैश सर्कस, कैसा, रेस्क्यूइंग सर्विस, टूर सर्विस। रेस्क्यूइंग मतलब किसी को बचाने वाला सर्कस, तो बचाने वाला सर्कस नहीं होता, टूर सर्कस नहीं होता, बल्कि ट्रेवलिंग सर्कस होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फर्निशिंग सर्कस, फर्निशिंग का मतलब क्या हुआ, डेवलपिंग होगा या फिर एकदम से वेल मेंटेन्ड, वेल डेवलप्ड, ये भी नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, ट्रेवलिंग सर्कस। ट्रेवलिंग सर्कस मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह अपना खेल तमाशा दिखाते हैं, तो फिर चौथा वाला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, देखिए तीसरे के लिए कौन कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ देखो क्या लगा होगा, तो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आगे लिखा क्योंकि उसके पेरेंट्स राजी नहीं थे, तो यहाँ हमने कहा था ना बिकॉज लगाना है, बिकॉज के लिए एनी नहीं लगेगा, व्हाइल नहीं लगेगा, दस नहीं लगेगा। एज का मतलब होता है, एज मैंने बिकॉज, एज सिंस, बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, तो तीसरा वाला हो गया यहाँ पे ऑप्शन। अब आगे आ जाओ, आपका फिलर नंबर 4 है, फिलर नंबर 4 में यहाँ कर लग रहा है, तो वो क्या होगा, ही हेल्ड फैमिली एंड सोसाइटी डैश फॉर हिज फ्रस्ट्रेशन, तो अपनी इस फ्रस्ट्रेशन, अपने सपनों, उसके जो सपने टूटे उसके लिए जिम्मेदार मानता है, और फॉर लगाना है इसके बाद में। तो राइटियस टू होता है, ये लगेगा नहीं। नोटवर्दी मतलब उल्लेखनीय, ये भी नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल के साथ ही फॉर लगा सकते हो, थर्ड वाला होगा। अबाइडिंग का मतलब, अबाइड क्या होता है, फॉलो करना, ओबेइंग करना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू होता है, तो वहाँ पे अबाइडिंग नहीं होगा, का अनुसरण करने वाला बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ओबे करना तो बिल्कुल नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला पांचवें फिलर के लिए क्या है कि वो आदमी क्या हो जाएगा कि हर आदमी से वो बहुत चिड़चिड़ा टाइप का हो जाएगा ना, चिढ़ मचेगी लोगों से उससे, ठीक है। तो अब क्या होगा, डैश एवरीवन, तो सोशिएबल तो होगा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगा, और एमिएबल भी नहीं होगा, दोनों चीज़ नहीं होगा। सोशिएबल का मतलब होता है एकदम सामाजिक रूप से सबसे मिलजुल रखने वाला, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, फ्रेंडली हो जाएगा। अब फ्रेंडली भी वो आदमी नहीं होगा ना, उसके अंदर चिढ़ हो जाएगी। तो इनिमिकल का मतलब होता है क्या, दुश्मनी, विरोधी हो जाएगा। तो एनिमिकल विद नहीं लग पाएगा, एक्चुअली एनिमिकल टू होता है, ठीक है। और एलूफ है, तो एलूफ के साथ लगता तो एक्चुअली फ्राम है, एलूफ फ्राम, इन्होंने विद लगा रखा है। और एलूफ का मतलब होता है ना सबसे एकदम से अलग थलग, क्या होगा, सबसे अलग थलग मतलब किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो उसके अंदर एनिमिटी तो नहीं होगी, दुश्मनी तो नहीं होगी, बस वो क्या होगा कि सबसे अलग थलग रहने लगेगा, मेल जोल बिल्कुल नहीं रखेगा किसी से। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 75 तक। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये तीसरा पैसेज आ जाता है, क्लोज टेस्ट का तीसरा पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के किसमें 80 तक में चलते हैं।
तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द एक्सपेंसिव डैश स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। ठीक है, अब एक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ, दूर तक फैला हुआ, विस्तार, एक्सपेंस विस्तार होता है, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है फैला हुआ, बहुत दूर तक पहुंचा हुआ। ठीक है, और कितना दूर तक, एज फार एज आई कुड सी, मतलब जहां तक आंखें देख सकती हैं, जहां तक तुम्हारी निगाह जा सकती है वहां तक। तो किस चीज का फैलाव, किस चीज का विस्तार है? ऑप्शन है लैंडस्केप का विस्तार है, डेजर्ट का विस्तार है, पार्क का विस्तार नहीं हो सकता, सी का हो सकता है। तो तीन चीजें हो सकती हैं, जहां तक निगाह जाए वहां तक। तो डेजर्ट, सी और लैंडस्केप। अब आगे देखते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, वही हम लगा लेंगे। अभी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, अभी तक में नहीं कर पाओगे। इट्स वास्टनेस सीमिंग एंडलेस, इसका जो विस्तार था, वास्टनेस था, वो ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई एंड नहीं है, अनंत दिख रहा था। मजेस्टिक माउंटेन्स, अब यहाँ बच्चा माउंटेन्स आ गए तो फिलहाल डिजर्ट और सी तो गए। ठीक है, अब क्या हो गया, एक दृश्य है, पहाड़ी नज़ारा है, दृश्य है। अब क्या ऑप्शन बचा आपके पास, लैंडस्केप। मजेस्टिक मतलब शानदार, खूबसूरत। माउंटेन्स टॉवर्ड इन द डिस्टेंस, दूरी पर लग रहे थे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का टावर बना हुआ। देयर पीक्स डैश बाय थिन लेयर ऑफ स्नो, उनके जो पहाड़ों की चोटी है वो थिन लेयर, एक बर्फ की पतली लेयर से क्या होगी, यहाँ पे होगा कवर्ड, जाहिर सी बात, एकदम कवर्ड के अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं आने वाला। देयर पीक्स कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ स्नो। आगे लिखा अ जेंटल ब्रीज, एक बड़ी सुहानी सी, बहुत मतलब क्या कहते हो, तो जेंटल मतलब बहुत ही, ब्रीज तो वैसे ही होता है, बहुत ठंडी ताज़ी सुगंधित हवा बह रही थी, अ जेंटल ब्रीज। आगे लिखा विस्पर्ड थ्रू द डैश ट्रीज, वो डैश पेड़ों, अब ये यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पेड़ होंगे, उन पेड़ों के बगल से सरसरा के ऐसी हवा निकल रही थी, मंद मंद हवा। रस्टलिंग देयर वाइब्रेंट लीव्स, वो पत्तियों को, पेड़ों की पत्तियों को रस्टल मतलब उनको खरखराते हुए निकल रही थी हवा। द डैश एयर द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, जो हवा आ रही थी उसमें क्या था, स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों की खुशबू लेके आ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैरिंग, ठीक है ना, लिए हुए। आगे लिखा फिलिंग द सराउंडिंग विद अ डिलाइटफुल एरोमा, जो वहाँ का माहौल था उसको एक डिलाइटफुल एरोमा, अरोमा का मतलब क्या हुआ, सुगंध, एक बड़ी ही अच्छी सुगंध से भर दे रहा था आसपास के वातावरण को। एज द सन बिगेन टू सेट, जब सूरज डूबना शुरू होता है, द स्काई ट्रांसफॉर्म इनटू अ रेडिएंट कैनवस, तो आसमान ऐसा लगता है जैसे ही बहुत चमकदार कैनवस बन जाता है, पर्दा, तरह तरह के रंग बिरंगे कलर दिख रहे थे। पेंटेड विद डैश ऑफ ऑरेंज पिंक एंड गोल्ड, तो ये ऑरेंज पिंक एंड गोल्ड क्या हुआ, यहाँ हो गया ये कलर। ठीक है, भर लिया हमने, मतलब एक करीब करीब वर्ड हम लोगों ने लगा लिए कि यहाँ पे क्या क्या लगाना है। तो पहले वाले में तो हम भर चुके हैं, जो भी दृश्य का विस्तार है वो डेजर्ट और सी तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही पार्क है, बल्कि क्या है, एक पहाड़ी बैकग्राउंड का सीन है, दृश्य है, इसलिए लैंडस्केप यूज करोगे। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलर नंबर 2, यहाँ क्या लगाओगे, जो बर्फ की चोटी, सॉरी बर्फ की नहीं, पहाड़ की जो चोटी थी वो बर्फ की एक पतली चादर से ढकी हुई थी। तो स्प्रेड विद ना, पाइल्ड विद ढेर लगा हुआ नहीं है, फील्ड, भैया फील्ड का वो तो कोई बर्तन भरा होता है, नदी होती, तालाब होता, सर वो होता, तब तो भरा होता। ये क्या है, कवर्ड विद, मैंने बोला था यहाँ कवर्ड लगेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ 12 नंबर पे। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, थर्ड फिलर आ जाए, ये फिलर थर्ड है। यहाँ क्या लगाओगे, थ्रू एक जेंटल ब्रीज, एक सुहानी सी मंद हवा बह रही थी, वाइट व्हिस्पर्ड थ्रू द डैश ट्रीज, कैसे, पेड़ों के लिए क्या लगाओगे, पेड़ों के लिए लस्ट्रस, लस्ट्रस लगा सकते हो, एकदम हरे भरे पेड़ हैं, ठीक है ना, हरे भरे। विदर्ड का मतलब मुरझाए हुए पेड़, श्रिंकिंग मतलब छोटे होते हुए, सिकुड़ते हुए, श्रिवेल्ड का मतलब भी हुआ मुरझाए हुए। ये सीन इतना खूबसूरत है, यहाँ मुरझाया हुआ पेड़ नहीं आएगा, लस्ट्रस मतलब हरा भरा पेड़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ 13, सॉरी नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, ये थर्ड वाला फिलर, तो फोर्थ वाले में आ जाते हैं हम लोग। तो फोर्थ वाला फिलर ये रहा आपका, यहाँ क्या लगाना है, देखो जो हवा थी डैश, ये हवा डैश द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, अपने साथ
फूलों की खुशबू लेके आ रही थी। तो थ्रू लगेगा, फ्लंग मतलब भी होता है फेंक देना, पुश्ड होगा या कैरीड होगा, तो सीधे हवा में फूलों की खुशबू, तो कैरीड लग जाएगा। अब पांचवें पे क्या लगाना है हमको, कलर लगाना है, ह्यू लगाना है। कलर के लिए क्या लगाओगे, यहाँ पे ब्रशेज है नहीं, सीट्स है नहीं, टिन्स नहीं है यहाँ सीट और टिन की कोई, ह्यू का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है ना, कलर होगा। तो ये लग गया, चलो दूसरा वाला, ठीक है ना। अभी तक में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 81, ठीक है ना। 81 से लेकर के 85 तक के लिए सेम वही कहानी करनी है। द डैश ट्रेवलर एम्बार्क्ड ऑन एन एक्साइटिंग डैश। तो ट्रेवलर, अब ये ट्रेवलर के पहले यहाँ कुछ लिखा हुआ, कैसा ट्रेवलर है, अब आगे चलेंगे। भाई ट्रेवलर वगैरह तो एडवेंचरस ही होते हैं, मेहनती होते हैं, आलसी वालसी तो होंगे नहीं। देखो यहाँ वरीड, स्लीपी, लेजी तो मुझे लग नहीं रहा है, ट्रेवलर के लिए एडवेंचरस लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक नीचे नहीं बढ़ लेंगे। ये गेस है अभी। एक्साइटिंग डैश, तो जो ट्रेवलर है, एम्बार्क मतलब स्टार्टेड ऑन, स्टार्टेड ऑन किस पर, एन एक्साइटिंग डैश। तो यहाँ पे जर्नी, देखो ट्रेवलर है और कुछ स्टार्ट कर रहा, तो ट्रेवलर क्या स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है जर्नी स्टार्ट करेगा, आई थिंक यही होना चाहिए। किधर से निकल रहा है, थ्रू अनचार्टेड लैंड्स। अनचार्टेड का मतलब क्या हुआ, चार्टर्ड, चार्टेड मतलब होता है जहाँ लाइसेंस मिला हो, तो ऐसी एरिया से जा रहा है, जैसे चार्टर एक्ट पढ़ा होगा ना, तो उसमें लाइसेंस होता था। अनचार्टेड लैंड का मतलब एक ऐसी एरिया जहाँ पे अलाउ नहीं है। सीकिंग एडवेंचर, अच्छा एडवेंचर ढूंढ रहा है, डिस्कवरी ढूंढ रहा है, तब तो एडवेंचरस ही होगा, पक्का लग रहा है। आर्म्ड डैश अ टैटर्ड मैप, यहाँ आर्म्ड का यूज गलत है, इक्विप्ड होना चाहिए। देखो मैप जो है, ये मैप, मैप आर्म नहीं है, मैप हथियार नहीं है, उपकरण है, साधन है, तो इक्विप्ड विद मैप होगा। आर्म्ड विद गन होता, आर्म्ड विद स्वॉर्ड होता, हथियार से होता। लेकिन चलो अब इनकी एरर तो हम नहीं बताएंगे ना, हम इसमें एरर का मैटर भी नहीं है, गलत तो हो गया खैर एरर का, लेकिन कोई बात नहीं। से सुसज्जित, तो मैप, एक टैटर्ड फटे पुराने मैप से सुसज्जित था, तो हमेशा आर्म के बाद क्या लगता है, तीन चीजें ध्यान रखना, आर्म्ड, इक्विप्ड और एंडोर्ड के साथ हमेशा विद लगता है, आर्म्ड विद, एंडोर्ड विद, इक्विप्ड विद। तो यहाँ पे विद हो गया, फिक्स हो गया, और कुछ लग ही नहीं सकता, 110% की गारंटी है। एंड अ क्यूरियस स्पिरिट, उसके अंदर क्या था, एक फटा पुराना मैप और एक उत्सुकता, जिज्ञासा की भावना, इससे भरा हुआ था व्यक्ति। ही वेंचर्ड इनटू डेंस फॉरेस्ट, वेंचर्ड का मतलब जोखिम लिया, रिस्क लिया, घुस गया डेंस फॉरेस्ट में। वेयर द एयर वॉज थिक विद द डैश ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वहां पे जो एयर थी वो भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी, डैश ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों की, डैश चीज से तो हो सकता है जंगली जानवरों की महक हो या जंगली जानवरों की आवाज हो, जो हो सकता है। आगे पढ़ रहे हैं, जिस चीज से वो पूरा जंगल भरा हुआ था, वो चीज क्या रही थी, इकोड थ्रू द ट्रीज, वो चीज गूंज रही थी, गूंज रही थी, तो यहाँ आवाज होगी, दहाड़ होगी, गुर्राहट होगा, यही सारी चीज होगी ना। तो ये इकोड से हमको यहाँ हिंट मिल गया, क्या लगाना है आगे। द पाथ अहेड वाज ऑब्स्कर्ड बाय ओवरग्रोन वेजिटेशन, आगे का जो रास्ता था उसके सामने वो ऑब्स्कर्ड, ऑब्स्कर्ड मतलब एक अस्पष्ट था, नॉट क्लियर था। बाय ओवरग्रोन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, वेजिटेशन मतलब घास पात ये सब उगा रहा होगा। एंड टैंगल्ड रोड्स, टैंगल मतलब एक दूसरे में उलझी हुई जड़ें थी पेड़ों की, ठीक है। चैलेंजिंग हिज वेरी स्टेप, उसकी एक एक स्टेप, एवरी स्टेप, उसके एक एक कदम को चैलेंज कर रहे थे, चुनौती खड़ा कर रहे थे। विद अनवेवरिंग डैश, अनवेवरिंग मतलब क्या होता है, अडिग, जो विचलित ना हो, अनवेवरिंग, अनफल्टरिंग मतलब जो विचलित ना हो, एकदम डिटर्मिन्ड है, एकदम फिक्स्ड डिसाइडेड है वो, उसकी विचारधाराएं, उसका इरादा डगमगाने वाला नहीं है। तो एकदम अनवेवरिंग, यहाँ क्या होगा, इरादा होगा, अनवेवरिंग इरादा, दृढ़ निश्चय, ठीक है। उसके साथ पुश्ड फॉरवर्ड ड्रॉन बाय द एल्योर ऑफ द अननोन, अनजान आकर्षण से आगे बढ़ा जा रहा था। अब वो ट्रेवलर कैसा होगा, जाहिर सी बात है एडवेंचरस होगा। पूरी कहानी पढ़ने के बाद उसके बारे में यही धारणा बैठेगी कि एक एडवेंचरस
यात्री था। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका अगला वाला फिलर देखो, अगला वाला फिलर क्या कह रहा है, फिलर नंबर 2, यहाँ आ जाओ तो एक्साइटिंग डैश चीज़ पर निकल जाता है। तो वो जंगल में स्विम तो करने जा नहीं रहा है, तो ना तो जंगल में विजिट करने जा रहा है वो, तो एक्साइटिंग क्या होगा, एक्साइटिंग जर्नी है, वॉक करने जा नहीं रहा है वो, ठीक है। तो मुझे आई थिंक यही लग रहा है, एक्साइटिंग जर्नी पे। अच्छा ट्रेवलर है ना, तो फिर ट्रेवलर के लिए तो यही लगाओगे। अच्छा आगे आते हैं, अगले वाले फिलर में देखें, थर्ड नंबर के फिलर में ये यहाँ पर लगाना है आपको डैश। तो हमने कहा था यहाँ आर्म्ड विद, इक्विप्ड विद और एंडोर्ड विद, यहाँ विद ही लगता है और कुछ लगता ही नहीं है तो लगा दिया। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वाला है ये चौथा वाला, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, मतलब वाइल्ड लाइफ की डैश चीज़ थी जो कि गूंज रही, इको कर रही थी जंगल पेड़ों के बीच में, तो क्या होगा, साउंड होगा। स्मेल गूंज तो रही नहीं होगी, अब यहाँ ना विजुअल आएगा ना टच आएगा, तो गूंजने के लिए क्या लगेगा, साउंड इको कर रही थी। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाला, तो अब ये कौन सा हुआ, पांचवा फिलर। यहाँ पे क्या लगाओ, अनवेवरिंग, मतलब एकदम अडिग अटल इरादा होगा। इरादा, इरादा के लिए क्या लगेगा, प्रोटेक्शन लगाओगे, बिल्कुल नहीं। रियलाइजेशन लगाओगे, नहीं। इमेजिनेशन लगाओगे, नहीं। क्या होगा, डिटर्मिनेशन लगाओगे, ठीक है। आई थिंक कि आपको और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल, यू कैन गेट द पॉइंट। चले आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन हमारे कितने, 20 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हो गए। नाउ 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे किसके, पैसेज के। तो चलिए शुरू करते हैं, पैसेज करते हैं हम लोग, ठीक। तो ये है आपका पैसेज, क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 90 तक। तो अभी इसको पढ़ने से फायदा नहीं, पहले हमने कहा था ना कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन इसमें कहाँ मिल रहा है हमको, ये यहाँ मिल रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब पैसेज बहुत बड़ा है। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर पैसेज में चलेंगे, आंसर मिलता जाएगा, लगाते आएंगे। लिखा है हु रोट हैरी पॉटर। हैरी पॉटर आप लोगों ने देखा होगा, एक आया था, मूवी आई थी, हैरी पॉटर बुक थी, मूवी भी आई थी। तो हैरी पॉटर ये किसने लिखा है, अभी हम नाम नहीं ढूंढेंगे, ठीक है, अब जो पैसेज में दिया होगा वो होगा। अगला लिखा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का साइनोनिम इसमें से क्या होगा देख लेंगे उसमें। आगे लिखा है कि हु वर्क्स फॉर सतपुड़ा फाउंडेशन, सतपुड़ा फाउंडेशन के लिए काम कौन करता था। तो आप सतपुड़ा फाउंडेशन याद रखिएगा, सतपुड़ा फाउंडेशन के लिए कुछ लोग काम करेंगे, उसमें से एक का नाम ये होगा। इवोल्यूशन का आपको मीनिंग निकालनी है, और हैरी पॉटर किसने लिखा है ये तो आपको याद ही रहेगा फिलहाल। अब आगे आओ 89 में, लिखा है टाइटल फॉर द पैसेज। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद समझ में आएगा। बेस्ड ऑन योर रीडिंग पैसेज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पैसेज में कौन सी बात कही गई है, कौन सी नहीं कही गई है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा। तो इसके लिए आपको पैसेज जरा कायदे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और 2 क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए। जैसे सतपुड़ा फाउंडेशन के लिए काम कौन करता था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। हैरी पॉटर किसने लिखा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। टाइटल और करेक्ट स्टेटमेंट एक तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, सीधा आंसर इसका नहीं मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा पैसेज को पढ़ के। और जो इवोल्यूशन की मीनिंग बतानी है वो है, ठीक है, एनालिसिस हो गई। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं आपका पैसेज, ठीक है। तो ये रहा आपका पैसेज, नहीं ये नहीं रहा अभी आपका पैसेज, ये रहा, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन द न्यू स्पाइडर फाउंड, मतलब कहीं पे नए प्रकार की स्पाइडर, नए प्रकार की मकड़ी इन लोगों को मिलती है, ठीक है, कुछ लोग हैं ढूंढ रहे हैं। एंड हैरी पॉटर, तो इन्होंने कहा हैरी पॉटर और इस नई वाली जो मकड़ी मिली है उसमें क्या कोई कनेक्शन है क्या। आगे लिखा है द पॉपुलर बॉय विजार्ड, जो पॉपुलर बॉय विजार्ड है, अब उसमें कौन था बॉय विजार्ड, जो हैरी पॉटर में था, मतलब ये हैरी पॉटर को कहते हैं पॉपुलर बॉय विजार्ड, ठीक है ना, हैरी पॉटर को कह रहे हैं। फ्रॉम J.K. रोलिंग्स बुक, अब ये हैरी पॉटर किसकी बुक है, फ्रॉम J.K. रोलिंग, ये हमको मिल गया ना फ्रॉम J.K. रोलिंग। तो हैरी पॉटर किसने लिखी है, ये हमको मिला कि J.K. रोलिंग ने लिखी है, नाम याद रखिएगा। अब कूद के आंसर लगाने मत जाइए, अभी रुके रहिए, धैर्य रखिए, इतना मतलब इतनी जल्दी भूल नहीं जाएंगे नाम, ये आंसर बाद में लगा लेना, पढ़ते चलो और भी आंसर ढूंढ लो, जल्दबाजी इतनी भी ठीक नहीं है, आराम से पढ़ो और लगाते रहना। लिखा है आफ्टर स्पेंडिंग मंथ्स ऑब्जर्विंग इन इट्स फ्रेगाइल एनवायरनमेंट,
महीनों इन लोगों ने बिताए थे उसके फ्रेगाइल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हुए। अ ग्रुप ऑफ 3 मुंबई बेस्ड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, 3 मुंबई बेस्ड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट थे, इन लोगों ने डिस्कवर किया था ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर, देयर वेरी ओन फैंटास्टिक बीस्ट। ठीक, समझ गए। इन कमटकाज कांट फॉरेस्ट, ये कमटका कांट फॉरेस्ट है, इसी जंगल में उन लोगों ने ढूंढा था। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दिसंबर 2000 साल में, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है। द स्पाइडर, आगे लिखा द स्पाइडर विच बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द सॉर्टिंग हैट फ्रॉम J.K. रोलिंग्स हैरी पॉटर्स बुक। ठीक है, एक चीज़ ये है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो स्पाइडर इनको मिली है वो स्पाइडर कैसी है, बीएस स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिली है किससे, सॉर्टिंग हैट। सॉर्टिंग हैट का मतलब क्या हुआ, जो वो बुक है हैरी पॉटर उसमें एक सॉर्टिंग हैट है, उस सॉर्टिंग हैट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता खोपड़ी है किसकी, इस स्पाइडर की है। आगे लिखा है कि वाज गिवन द नेम एनेक्जिया, उसका नाम एनेंजिया रख दिया गया। ठीक है, ग्रिफिंडरी बाय राजश्री कलप, ये कौन रखा इसका नाम रखा राजश्री कलप ने। ठीक है, राजश्री कलप कौन है, रिसर्चर जावेद आलम, एक ये हो गए, एक रिसर्चर जावेद आलम हो गए, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सुमुखा जवगल हैं, ये लोग, इतने लोग हो गए। द नेम इज बोथ a reference to the Harry Potter series and a way to draw more attention to 8-legged creature। ये इसकी कितनी थी टांगे, 8 टांगे थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे आ जाओ। ठीक है, आगे अभी पैराग्राफ बड़ा है। अकॉर्डिंग टू जावेद द स्पाइडर यूजेज द शेप ऑफ अ मैजिकल हैट, जो ये मकड़ी है वो कैसा शेप लेती है, एक मैजिकल हैट का शेप लेती है। ड्यूरिंग द डे टू हाइड फ्रॉम द प्रीडेटर्स लुक लाइक अ ड्राइड लीफ, तो ऐसा शेप ले लेती है जो कि एक ड्राइड लीफ की तरह, सूखी हुई पत्ती की तरह लगता है। इनफैक्ट J.K. रोलिंग हरसेल्फ ट्वीटेड, J.K. रोलिंग जो हैरी पॉटर के राइटर हैं उन्होंने ट्वीट किया कि आई एम ट्रूली ऑनर्ड, मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ अबाउट इट। आगे लिखा है कि थैंक यू फॉर डिस्कवरिंग येट अनदर फैंटास्टिक बीस्ट। कलप किसको कहा उन्होंने, कलप को उन्होंने कहा कि आपने एक ऐसा फैंटास्टिक जानवर ढूंढा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, जो कि मेरे कैरेक्टर से मिलता जुलता। आगे कलप के लिए लिखा है कि अ कंजर्वेशनिस्ट हु वर्क्स फॉर द वाइल्ड लाइफ नॉन प्रॉफिट सतपुड़ा फाउंडेशन। यही क्वेश्चन आया था ना, सतपुड़ा फाउंडेशन के लिए कौन काम करता था, कलप काम करते थे। एक ये मिल गया। ठीक है, आपके कितने आंसर हो गए, 3 आंसर हो गए। फिर वही टाइटल अभी ऐसे तो मिलेगा नहीं, और जो क्या सही है क्या गलत है ये अभी बाकी रह गया है। तो ये क्लेम करता है दैट शी आइडेंटिफाइड विद द मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म न्यूट स्कैमेंडर, ये कैरेक्टर का नाम था, एंड हिज डिजायर टू ट्रेवल टू वर्ल्ड स्टडिंग एंड प्रोटेक्टिंग क्रिएचर्स। लिखा है द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी केम एट द सेम टाइम दैट द हैरी पॉटर मूवी फैंटास्टिक बीट्स, ये किताब आई थी हैरी पॉटर मूवी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर फाइंड देम, और ये हैरी पॉटर के फैंटास्टिक बीस्ट और वो कहाँ पाए जाते हैं, ये किताब रिलीज हुई थी, उसी समय इन लोगों को ये स्पाइडर मिली, उससे मिलती जुलती हैरी पॉटर के कैरेक्टर से। आगे लिखा है कि हाउ कुड दे अंडरस्टैंड दैट द ड्रेडफुल लिटिल एनिमल दे हैड फाउंड, जब इन लोगों को मिली तो हैड नेवर बीन अचीव, ये इसके पहले कभी क्यों नहीं मिली थी। आगे लिखा कि इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू ऑब्जर्व, बड़ा लंबा समय लगा इसको ऑब्जर्व करने में। समटाइम्स दे वुड कैच वन एंड रिलीज इट बैक, तो ये लोग ढूंढ रहे थे तो कई बार एक तरह का पकड़ते थे, उसको छोड़ देते थे, फिर पकड़ते थे, फिर छोड़ देते थे, जब पाते थे कि उसे मैच करती हुई नहीं है, उससे लुकिंग लाइक नहीं है। दे यूज्ड अ माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन द स्पाइडर, ये लोग स्पाइडर को एग्जामिन करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते थे। एंड कंपेयर इट टू ऑल ऑफ द स्पेसीज दैट वर नोन टू बी इन द सेम जीनस, उसी तरह की। आगे लिखा व्हेन दे थॉट दे हैड फाउंड द राइट वन। आगे लिखा है कि इन द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में कलप एंड हर नेचुरलिस्ट, ये और उनके जो नेचुरलिस्ट लोग थे, और एंड
एराक्नोलॉजिस्ट, एराक्नोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मकड़ियों पर अध्ययन करने वाला। एराक्नोलॉजी क्या होता है, साइंस या स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है, तो उसी पे है एराक्नोलॉजिस्ट बनाया हुआ है। उनके एराक्नोलॉजिस्ट पार्टनर जावेद, ठीक है, हैव डिस्कवर्ड 5 न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स, इसी की तलाश में 5 नई प्रकार की ये लोग स्पाइडर ढूंढ लिए। आगे लिखा है कि पैराप्लेक्टना राजश्री, आगे लिखा नाम इसका रखा है इन लोगों ने पैराप्लेक्टना राजश्री, विच इज नेम्ड आफ्टर हर, जो उन्हीं राजश्री के नाम से, कल्प राजश्री नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया। इज वन ऑफ दीज, उन्हीं में से एक है। इट इज़ अ टाइनी नॉक्टर्नल स्पाइडर, नॉक्टर्नल मतलब रात में ये निकलती है, स्पाइडर है। विद अ लेडी बर्ड लाइक अपीयरेंस, देखने में कैसी लगती है, लेडी बर्ड की तरह लगती है, अपीयरेंस है उसका। कल्प इनका ये क्लेम करते हैं कि द एवोल्यूशन ऑफ स्पाइडर फैसिनेट्स हर, कि जो स्पाइडर का इवोल्यूशन है वो उनको बहुत फैसिनेट करता है। तो ये जो लेडी, ये कल्प हैं, वो एक मतलब महिला है, लेडी हैं, ठीक। सम ऑफ देम लिव ऑन लीव्स, इनमें से कुछ स्पाइडर ऐसी हैं जो पत्तियों पर रहती हैं। एंड आर सेम कलर एज द लीव्स, और वो पत्तियों की ही कलर की होती हैं। वाइल अदर्स, जो दूसरी हैं, लिव ऑन ट्री ट्रंक्स, ये पेड़ों के तनों पे रहती हैं। एंड कम्प्लीटली बेंड विद द बार्क, और पेड़ों की जो छाल होती है उससे बिल्कुल मिक्स हो, एकदम मैच कर जाती हैं, मतलब कलर ही डिफरेंट नहीं होता इनका। कुछ ऐसी हैं लाइक द फ्लावर क्रैब स्पाइडर्स, कुछ फ्लावर क्रैब स्पाइडर्स की तरह होती हैं। हैव इवॉल्व्ड टू लुक लाइक देयर प्रे, और वो एकदम ऐसे ही लगती हैं जैसे जो उनका शिकार होता है, जैसे जिनका ये शिकार करती हैं, ठीक उसी तरह का इनका भी कलर होता है। जबकि अदर्स हैं लाइक फ्लावर क्रैब स्पाइडर्स, ठीक है, इवन कैन इवन चेंज कलर, ये मतलब गिरगिट की तरह अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब आ जाओ, चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। अब आ जाओ, हम पढ़ चुके हैं हैरी पॉटर किसने लिखा था, आपको याद है कौन लिखा था, जेके रॉलिंग, मिला था ये ना, मैंने कहा था याद रखिएगा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यहाँ किस लिए लिखा, इवोल्यूशन ऑफ द स्पाइडर, वो कहती है ना बहुत फैसिनेटेड है इवोल्यूशन पे, किसके, स्पाइडर के इवोल्यूशन पे। स्पाइडर के इवोल्यूशन मतलब इस स्पाइडर का जो डेवलपमेंट हुआ है। इवोल्यूशन डेवलपमेंट के लिए लगता है, क्रिएशन मतलब उसका निर्माण के लिए नहीं लगता, ना रेज के लिए लगेगा और ना रिवर्सन, रिवर्सन मतलब पलटाव हो जाएगा, उसके लिए नहीं लगेगा। इवोल्यूशन डेवलपमेंट के लिए लगा है। अब इन्होंने कहा हु वर्क्स फॉर सतपुड़ा, तो कल्प, कल्प नाम आ रहा था बार बार, तो राजश्री कल्प, इन्होंने ही तो खोजा था उसको, इन्होंने तो काम किया था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब रहा आपका ये 2 क्वेश्चन, टाइटल क्या हो सकती है इसकी, तो सॉर्टिंग हैड स्पाइडर, तो सॉर्टिंग हैट स्पाइडर यही तो टाइटल हो सकता है, क्योंकि ये जो उसमें हैरी पॉटर में कैरेक्टर है सॉर्टिंग हैट, उसी तरह की इनको मछली मिली है, और सॉरी मछली नहीं, मकड़ी मिली है। और दूसरी मतलब आई थिंक कि दूसरी लाइन से लेकर के लास्ट लाइन तक इसी सॉर्टिंग हैट स्पाइडर के बारे में बोला है। डिस्कवरी ऑफ अ स्पाइडर मतलब एक स्पाइडर, एक मकड़ी की खोज। अब एक मकड़ी की खोज नहीं है, वो स्पेशली उसका नाम भी इन्होंने रखा। अब सॉर्टिंग हैट तो रखना ही पड़ेगा, तो और लिखा हैरी पॉटर एंड स्पाइडर, ये बिल्कुल नहीं होगा। स्पाइडर एंड लेग्स बिल्कुल नहीं होगा। ये कौन सा होगा, सबसे सटीक कौन है, सॉर्टिंग हैट स्पाइडर, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ स्पाइडर में ये तो थोड़ा सा मुद्दा है ना, जब उन लोगों ने खोज लिया था, बाकी उसका विकास, उसके बारे में ये सारी चीज़ें किसके लिए है, सॉर्टिंग हैट स्पाइडर के लिए है। अच्छा, इसमें बता रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। इट हैज 8 लेग्स, हैज द करेक्ट बेस्ड ऑन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इट हैड 8 हेड्स, अरे यार हम गलत पढ़ दिए। इट हैड 8 हेड्स, इसके 8 हेड नहीं थे, 8 क्या थे, लेग थे, तो ये गलत हो जाएगा। इट वॉज डिस्कवर्ड इन केरला, केरला में डिस्कवर किया गया था, ऐसा तो कहीं हमको मिला नहीं कि वो केरला में डिस्कवर किया, सतपुड़ा में। अब सतपुड़ा की पहाड़ियाँ केरला में थोड़े ना है, ये भी गलत हो गया 90 में, ठीक है। अब और आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई। इट लुक लाइक अ स्टेम, ये स्टेम की तरह लगता है, नहीं बिल्कुल नहीं लगता, स्टेम की तरह, हैट की तरह नजर आता है, ये भी गलत हो गया। द स्पाइडर यूजेज द शेप ऑफ मैजिकल हैट टू हाइड, हाँ वो बताया था, याद करो जहाँ पे ये कहा गया था कि वो पत्तियों में छुप जाता है, तो मैजिकल हैट यूज, जैसे उसमें था हैरी पॉटर में, वैसे ही मैजिकल हैट की तरह यूज हो जाता है, अपने सिर को अपना शेप बना लेता है, एकदम पत्ती की तरह लगने लगता है वो,
ठीक है, तो ये आंसर सही होगा, यही तो दिया हुआ था वहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 91 से लेकर के 95 तक के लिए। और ये रहा आपका पैसेज, लेकिन पैसेज हम पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन। तो 91 में देखो यहाँ लिखा है सुलोचना लटकर डाइड। ठीक है, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सुलोचना डेथ, सुलोचना की डेथ का कारण क्या था, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा लिखा सुलोचना लटकर वाज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन, वो किनके बीच में एक इम्पोर्टेंट लिंक थी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर गिवन फैक्ट्स बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सुलोचना लटकर। तो जो सुलोचना लटकर थी उनके लाइफ से संबंधित कुछ घटनाएं दी हुई हैं, कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में है। तो शी पास्ड अवे इन मुंबई, ये लास्ट में होगी, और क्या, तो एस लास्ट में आएगा, देखने से ही लग रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। सुलोचना लर्न द इंट्रिकेसीज ऑफ द क्राफ्ट अंडर गाइडेंस ऑफ, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसकी गाइडेंस में उन्होंने इंट्रिकेसीज को सीखा था। तो 4 नाम है, इनमें से कोई होंगे जिन्होंने उनको ये सारी चीज़ें सिखाई थी। एक क्वेश्चन है इनकरेक्ट फैक्ट, पैसेज के आधार पर इनकरेक्ट फैक्ट ढूंढना, इसमें 3 सही होगा 1 गलत होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग, अब देखते हैं पैसेज। पैसेज में लिखा है कि वेटेरन एक्टर एंड इम्पोर्टेंट लिंक, देखो वही क्वेश्चन, किन 2 चीज़ों के बीच में ये एक लिंक का काम करती थी। एक क्वेश्चन पहले ही मिल गया, द वेटेरन एक्टर एंड इम्पोर्टेंट लिंक विद गोल्डन एज ऑफ हिंदी एंड मराठी, तो ये किसके बीच में लिंक का काम कर रही है, हिंदी एंड मराठी। एक क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, यहाँ लिखा है पास्ड अवे इन मुंबई एट 90, ठीक है, मतलब 94 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, एक क्वेश्चन आपका और हो गया। ठीक है, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मतलब उम्र की वजह से। अब देखो 94 के हो जाने के मतलब ढेर सारे आर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, तो एज से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनके मरने का कारण मिल गया हमको। 2 क्वेश्चन हमें मिल गए। आगे लिखा हेलिंग फ्रॉम कोल्हापुर, कहाँ की थी वो, कोल्हापुर की थी। ठीक, सुलोचना मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ एज अ लीडिंग हीरोइन इन मराठी फिल्म्स, समझ के। बिफोर मूविंग टू बॉम्बे सिनेमा, तो पहले वो मराठी फिल्मों में काम की थी, फिर कहाँ पहुंची थी, बिफोर मूविंग टू बॉम्बे सिनेमा, बॉम्बे सिनेमा आने के पहले, वेयर शी एसेड वेरियस सीड्स ऑफ मदरली रोल्स, बॉम्बे सिनेमा में इन्होंने बहुत सारे माँ के रोल उन्होंने ढेर सारे किए थे, रोल्स इन हिंदी सिनेमा फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, करीब 40 साल तक उन्होंने हिंदी फिल्मों में उसमें बॉम्बे सिनेमा एक थिएटर है वहाँ पे उन्होंने माँ का रोल किया था। सुलोचना स्टार्टेड हर कैरियर विद भालजी, ये लिखा है ना भालजी पेंडारकर, तो अब इन्होंने कहा कि इसके पहले, ठीक है, भालजी पेंडारकर के साथ उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। किसमें, उसका मतलब मूवी होगी, उसका नाम क्या था, ये ससुरवास। ठीक है, मराठी थी ससुरवास, इसमें उन्होंने काम किया था 1946 में। बाप रे, आज़ादी के समय की बात है जी। A young सुलोचना ज्वाइंड हिज फेमस जयाप्रभा स्टूडियो, तो जब ये यंग थी तो इन्होंने क्या जो ज्वाइन किया था, जयप्रभा स्टूडियो ज्वाइन किया था। ऑन अ मंथली सैलरी एंड लर्न द इंट्रिकेसीज ऑफ द क्राफ्ट, यही आया लर्न, वहाँ पे सीखा उन्होंने द इंट्रिकेसीज ऑफ क्राफ्ट अंडर द वॉच ऑफ लेजेंडरी मराठी फिल्म मेकर। ये लेजेंडरी मराठी फिल्म मेकर कौन है, वही भालजी पेंडारकर, तो यही वाले हैं भांजी पेंडारकर। ठीक है, आगे आ जाओ। अलॉन्ग विद निरूपा राय, निरूपा राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कई फिल्मों में देखा होगा, माँ का रोल करती है। तो अलॉन्ग विद निरूपा राय सुलोचना विल बी रिमेंबर्ड फॉर एपिटमाइजिंग अ सेल्फलेस मदर, एक निस्वार्थ माँ का जो रोल इन्होंने किया है। ज़्यादातर फिल्मों में जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको यही वाला रोल मिलता है। निरूपा राय को हर फिल्म में माँ का रोल मिला करता था, तो वैसे ही इनको भी मिला करता था। एंड डिवोटेड स्पाउस, मतलब क्या हुआ, एक आदर्श पत्नी और एक सेल्फलेस माँ का रोल इन्होंने ज़्यादा किया है। तो निरूपा राय की तरह इनको भी एक आदर्श पत्नी और एक मतलब निस्वार्थ माँ के रोल के लिए याद किया जाएगा। विच बिकेम सेंट्रल
टू हिंदी फिल्म नरेटिव्स एंड इन द 1960 एंड 70, और यही 1960-70 की फिल्मों का मेन नरेटिव हुआ करता था। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमको सारे फैक्ट और डेटा भी मिल गए हैं। स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा सुलोचना लक्कर की डेथ का कारण क्या था? एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है ना, ये याद है ना अभी? हाँ ठीक है। और किसके किसके बीच इंपॉर्टेंट लिंक थी? हिंदी एंड मलयालम नहीं, हिंदी एंड भोजपुरी नहीं, हिंदी एंड मराठी सिनेमा के बीच में एक महत्वपूर्ण लिंक का काम करती थी। करियर की शुरुआत इन्होंने किया था मराठी सिनेमा में, फिर आती हैं बॉम्बे टॉकीज, और यहाँ पे इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए काम किया था। तो हिंदी और मराठी सिनेमा के बीच में लिंक का काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये रहा आपका 93 में। इन्होंने कहा कि इनके लाइफ से रिलेटेड सही क्रम में लगाओ। तो सही क्रम में आखिरी तो इनका वही था ना, डेथ इनकी एस लास्ट में होगा, तो 3 में एस लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पहला काम क्या हुआ। तो इन्होंने स्टार्टिंग यहाँ लिखा शी मूव्ड टू बॉम्बे सिनेमा। बॉम्बे सिनेमा हिंदी वाला सिनेमा है, इसके पहले उन्होंने मराठी सिनेमा में काम किया था, ये बाद में आएगा। शी ज्वाइंड द फेमस जयप्रभा स्टूडियो, ये बाद में आता है। जयप्रभा स्टूडियो भी पहले बाद में आता है, पहले उन्होंने तो पेंडारकर के साथ में काम किया था। तो शी एक्टेड इन ससुरवास, हाँ पेंडारकर के साथ ससुरवास में इन्होंने पहले एक्टिंग किया था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, पहले ये होगा। फिर लिखा है सी पास्ड अवे, ये तो लास्ट में आ जाएगा। तो आर से स्टार्टिंग होगी और एस से अंत होना चाहिए। तो आर से स्टार्टिंग इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। आर से स्टार्टिंग इसमें है, लेकिन ये पी से एंड नहीं है। आर से स्टार्ट, पी से और एस से एंड, यही वाला है। तो आर इन्होंने सबसे पहले क्या होगा, ससुरवास में इन्होंने से अपना कैरियर स्टार्ट किया था पेंडारकर के साथ में। फिर क्या हुआ, उन्होंने जयप्रभा स्टूडियो ज्वाइन किया। जयप्रभा स्टूडियो ज्वाइन के बाद उन्होंने बॉम्बे सिनेमा की ओर मूव किया। पहले जयप्रभा स्टूडियो ज्वाइन किया था, बाद में क्योंकि वहाँ पे लिखा था ना बॉम्बे सिनेमा ज्वाइन करने के पहले वो जयप्रभा स्टूडियो में काम करती थी, तो जयप्रभा स्टूडियो पहले आएगा और ये बॉम्बे सिनेमा बाद में आएगा। क्योंकि यहाँ आ जाएंगी तो ये हिंदी फिल्मों में काम करने लगेंगी, तो पी बाद में आ जाएगा, अंत में उनकी डेथ हो जाती है। तो चौथा वाला सही होगा। 94 में क्या हो गया, तो इन्होंने कहा कि ये क्राफ्ट इंट्रिकेसीज, क्राफ्ट की इंट्रिकेसीज इन्होंने किसके साथ सीखी थी, किसके साथ कौन सिखाया था? तो ये भांजी पेंडारकर थे। ठीक है ना, और सरदार सिरकार इन सब का, तो बादल सिरकार इन सब का नाम ही नहीं है इसमें, यही तो एक नाम है जो पैसेज में आया है, और इनमें विजय तेंदुलकर का नाम उसमें कहाँ है? हालांकि ये सब मराठी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, लेकिन इनमें से कोई नाम आया नहीं है। और अगर आप जानते हो तो अपनी नॉलेज यहाँ पर ना लगाएं, अपनी नॉलेज दूर रखें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला वाला है कि इनकरेक्ट फैक्ट बताओ। तो सी पास्ड अवे एट 94, ये बात तो सही है। अच्छा, ये सही है तो आंसर नहीं हो सकता। सी वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ निरूपा राय, ये भी बात सही है कि निरूपा राय की कंटेम्पोरेरी हैं, उनके साथ में कहाँ, ये सही है तो मतलब आंसर नहीं होगा। हर नेटिव प्लेस वाज गुरदासपुर, नहीं गुरदासपुर की तो नहीं थी ये, कहाँ की थी याद करके बताओ जरा तुम लोग। ये गुरदासपुर की नहीं थी, इनका नेटिव प्लेस क्या है, कोल्हापुर की थी। ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है कहीं पे, ये लिखा है कि हेलिंग फ्रॉम कोल्हापुर, ये कोल्हापुर की थी। तो यही वाला फैक्ट हमको क्या मिल गया, गलत मिल गया बच्चा, ये गुरदासपुर की नहीं थी, ये गलत है। तो हमारा यही आंसर सही होगा। सुलोचना लक्कर प्लेड अ मदरली रोल, तो मदर का तो रोल उन्होंने किया ही ज़्यादातर फिल्मों में, ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आपके आखिरी वाले पैसेज की ओर। ठीक है, तो ये मतलब अब बस ख़त्म ही हो रहा है, ये समझ लीजिए, आखिरी वाले पे आ गए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा पहले करते आए हैं। एक व्हाट डज टर्म वास्ट एरे, वास्ट एरे का इसमें मतलब पैसेज के कंटेक्स्ट में वास्ट एरे का क्या मतलब होता है, हमको ये ढूंढना है। तो जब पैसेज पढ़ेंगे तो देख लेंगे इनको। ठीक है, याद रखिएगा इस फ्रेज को। आगे लिखा है कि व्हाट हैज़ टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज्ड इन रिसेंट डेज, आजकल हाल ही के दिनों में टेक्नोलॉजी ने क्या रिवोल्यूशनाइज किया है, किन चीज़ों में क्रांति लाई है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है तो सब में, फैशन इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है। देखें पैसेज में क्या लिखा हुआ है वो होगा ना, है तो ऐसे देखोगे तो सारे के सारे ही हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज क्या है, चलो
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का एडवांटेज जो इसमें दिया होगा पैसेज में वही वाला करिएगा आप, अपने मन से बिल्कुल मत करिएगा। इसमें चारों ऑप्शन हो सकता है कि ऑनलाइन लर्निंग के वो हो सकते हैं फ़ायदे, लेकिन पैसेज में जिसकी बात की होगी केवल वही यही होता है। आप लगने लगता ना ये अच्छा तो लग रहा है, यहाँ अच्छा लगने का कोई मतलब नहीं है, क्या पैसेज में दिया है वो होगा, अच्छा लगने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये 99 में क्या है, हाउ हैव स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इम्पैक्टेड पीपल्स लाइफ्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन ने लोगों की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है, क्या असर डाला है उनकी लाइफ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आखिरी है, ये भी देख लो क्या है, व्हाट डज द टर्म रिवोल्यूशनाइज्ड मीन्स। रिवोल्यूशनाइज्ड टर्म का क्या मतलब होगा यहाँ पर, इसके पहले वाले में भी रिवोल्यूशनाइज्ड था, नहीं इवोल्यूशनाइज्ड था, अब की बार रिवोल्यूशनाइज्ड है, ठीक है। तो वो रिवोल्यूशन तो क्रांति के लिए आता है, लेकिन अब यहाँ वही फिर बात हो गई, डिक्शनरी में मीनिंग कुछ और होती है और यहाँ पैसेज में किस काम से आया है ये अलग चीज़ होती है। तो एक बात देखो, रिवोल्यूशनाइज्ड की मीनिंग बतानी है आपको, और क्या बताना है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के क्या फ़ायदे हैं, और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने लोगों पर किस तरह का असर डाला है, वास्ट एरे का क्या मतलब होगा, और टेक्नोलॉजी ने मतलब रिसेंट डेज में किस क्षेत्र में ज़्यादा रिवोल्यूशन किया है। तो यही रिवोल्यूशनाइज्ड, यही वाला वर्ड भी इन्होंने पूछा था, ठीक है। व्हाट हैज़ टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज्ड रिसेंट डे, या इसी का वहाँ पे मीनिंग पूछ रहे हैं आखिरी वाले क्वेश्चन में। तो चलो पहले पैसेज पढ़ते हैं। लिखा इन रिसेंट ईयर्स टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड लॉ। रिसेंट ईयर्स में, हाल ही के वर्षों में टेक्नोलॉजी ने रिवोल्यूशनाइज्ड किया है क्या, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को। तो इन्होंने जो वास्ट एरेना लिखा है शायद यही होगा, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वास्ट एरेना की मीनिंग यही होती है, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट को, जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया है। तो वास्ट एरेना के लिए ये एक अच्छा विकल्प हमको मिल गया, ठीक है। शायद ये हो, इससे और अच्छा मिल गया तो हम उस पर चेंज कर लेंगे। इंक्लूडिंग, अब रिवोल्यूशनाइज किस क्षेत्र में हुआ, इंक्लूडिंग, देखो ये इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, यही रिवोल्यूशनाइज। ये क्वेश्चन और मिल गया कि हाल ही के वर्षों में टेक्नोलॉजी ने किस किस क्षेत्र को रिवोल्यूशनाइज किया है। तो यहाँ पे मेंशन किया है कम्युनिकेशन को, एजुकेशन को, एंटरटेनमेंट को। तो दो क्वेश्चन हमको यहीं पर मिल गए। आगे लिखा है विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन, तीसरा भी क्वेश्चन मिलने जा रहा है, विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आ जाने से पीपुल कैन नाउ कनेक्ट एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर मोर इजली देन एवर बिफोर। तो इसने हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट डाला है, क्वेश्चन ये है। तो उसका आंसर क्या होगा कि लोग एक दूसरे से ज़्यादा आसानी से, पहले की अपेक्षा ज़्यादा आसानी से इंटरैक्ट और कनेक्ट हो सकते हैं, ये हो गया, जिसका भी आंसर हमको मिल गया। ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने आल्सो गेन पॉपुलरिटी, ये क्वेश्चन नहीं था। इसने फ़ायदा क्या पहुंचाया है कि अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम, अपने घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक। ये एक हो गया। इतने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो तो सीधे सीधे हमको मिल ही गए हैं, ठीक। एडिशनली स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कंज्यूम मीडिया, प्रोवाइडिंग वास्ट एरिया ऑफ मूवीज। ये दिया हुआ है वास्ट एरिया ऑफ मूवीज। तो वास्ट एरिया का मतलब क्या हुआ, बड़ी वैरायटी हो जाएगी ना मूवीज। भाई अब इससे क्या होगा, जब सोशल मीडिया जब से आ गया है, यूट्यूब वगैरह आ गया, तब से मूवीज की क्या होगी, वास्ट एरिया, मतलब बहुत बड़ा दायरा आपको मिल गया है। तो मूवीज हैं, टीवी शोज हैं, एंड म्यूजिक एक्सेसिबल एट आवर फिंगरप्रिंट, आपके अंगूठे और उंगली के नीचे क्या है, टीवी शो हैं, मूवी हैं, म्यूजिक एक्सेसिबिलिटी है, कोई भी गाना सुनो, कहीं की भी सुनो, अमेरिका, लंदन, कहीं दुनिया के किसी देश का सुनो। While technology has undoubtedly brought numerous benefits, टेक्नोलॉजी जहां हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे लाई है, it is essential to strike a balance, हमको इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एंड ensure that we maintain real life connection and limit excessive screen time। तो ज़रूरी ये है कि हम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से बचें और हेल्दी वेल
ठीक है ना, वेल राउंड लाइफ स्टाइल हमारी होनी चाहिए। मतलब ये सारी फैसिलिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर हम फ़ोन लिए जुटे रहें। चलिए आते हैं अब आपके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में पहला, वास्ट एरे का क्या मतलब निकला? मतलब हुआ वास्ट एरे ऑफ मूवीज़। तो मतलब क्या हुआ, स्मॉल कलेक्शन होगा नहीं, लिमिटेड असॉर्टमेंट होगा नहीं, वाइड वेराइटी हो जाएगी, नैरो सिलेक्शन नहीं हुआ। वास्ट एरे मतलब वाइड वेराइटी ऑफ मूवीज़, ठीक है। रिवोल्यूशनाइज किसको किया है? इसमें रिसेंट टेक्नोलॉजी ने, ट्रांसपोर्टेशन को नहीं। इसमें किसकी बात हुई? कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की बात हुई थी। मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया था ब्लू वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और फैशन इंडस्ट्री की बात ही नहीं हुई है, खाली इन्हीं तीनों की बात हुई है। अब आगे आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 98 और 99। 99 में एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एडवांस, तो उन्होंने कहा तो घर से आप स्किल सीख सकते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न फ्रॉम होम, ये वाला था, ठीक है ना। लिमिट इंडिविजुअल्स, ये नहीं था। रिक्वायर फिजिकल अटेंडेंस, ये भी नहीं था। एक्सेसिबल टू सेलेक्ट फ्यू, ये भी नहीं था। आप घर से अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं सीखने की, तो 98 में ये वाला हो गया। अब 98 में क्या आ गया? देखो, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लोगों की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है। तो बता रहे थे ना उसमें कि लोग पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा आसानी से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो दे हैव मेड पीपल मोर कनेक्टेड एंड इंटरैक्टिव, यही वाला तो आंसर था, इसी की तो बात हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो, कम्युनिकेशन को मोर चैलेंजिंग तो बनाया नहीं इन्होंने, और पीपल को लेस डिपेंडेंट भी नहीं बनाया, ठीक है ना। और मतलब टेक्नोलॉजी पर लेस डिपेंडेंट थोड़े, हम तो मोर डिपेंडेंट हो गए हैं। मेड पीपल मोर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कहाँ हुए भाई, आप लोग कनेक्टेड हो गए हैं अब, ठीक है। अब आ जाओ आखिरी वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि रिवोल्यूशनाइज्ड की मीनिंग बताओ। तो काज्ड फिजिकल अपहीवल नहीं है, डिसरप्टेड कंप्लीटली नहीं है, डिसेंबल्ड रीअसेंबल नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म ड्रास्टिकली, बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन हुआ है, ये रिवोल्यूशनाइज हुआ है, ठीक है। तो चौथा वाला हो जाएगा। आई थिंक कि ये जो हम लोगों ने 35 क्वेश्चन आज किए, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मतलब इन केस इफ़ देर इज़ एनी, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है तो यू कैन राइट टू मी, यू कैन आस्क मी, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैसेज करिएगा। कोई डाउट हो तो, वैसे अभी तक आप लोगों ने किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कभी कभी कोई डाउट किया है तो मैं उसको, उस डाउट को क्लियर किया हूँ, और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मान जाते हैं, तुरंत ही बहस नहीं करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे पर विश्वास करते हैं कि सर जो बता रहे हैं वो सही होगा, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे ही पढ़ा पाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप बहस करेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मानने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2 पूरे कर लिए सेट, मॉर्निंग शिफ्ट का, आफ्टरनून शिफ्ट का सेट हो गया, ठीक है। तो 6 में से 2 हो चुके हैं, अभी 4 बचे हैं। 12 तारीख वाला 3rd शिफ्ट बचा हुआ है, और 13 तारीख वाले तीनों शिफ्ट बचे हुए हैं। तो अगर 3-3 पेपर सब में होंगे तो 4 3 जा 12 अभी और है पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ये तो मतलब इसी जनवरी में ही हमको लगता है ख़त्म हो जाएगा ये सारा का सारा। फिर इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे वही CHSL स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक एक करके इधर से निपटाएंगे फिर, क्योंकि जब उधर एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम आप लोगों से मॉक करवाया करेंगे, ठीक है, पेपर का मॉक लगवाएंगे, ठीक। तो फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करिए थोड़ा सा। अगर आप लोगों को शेयर करते हैं, लोगों से कहते हैं, तो मेरे लिए थोड़ी अच्छी बात होगी। वैसे ये सब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी कभी ये लगता है कि जैसे किसी वीडियो के व्यूज़ 150-200 पहुंच जाते हैं, पर उसमें लाइक पता लगा कि 10-12 लाइक लग रखे हुए हैं, कमेंट 3-4 आते हैं। अरे भाई, अगर आप देख सकते हो तो एक अंगूठा दबाने में कितनी देर लगती है। खैर, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं, जब उसमें एनालिसिस देखता हूँ तो उसमें नॉन सब्सक्राइब्ड व्यूअर काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब लोग देखते हैं रेगुलर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी। खैर, ये भी उनकी मर्जी है, हम कुछ कह तो नहीं सकते हैं ना। हाँ, अगर सब्सक्राइब करना ना करना तो खैर आप लोगों की मर्जी है। चलिए, खैर ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय पर, और कल हम लोग 12 तारीख का तीसरा वाला सेट करेंगे। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।